हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने अपनी 4th यूनिट कंप्लीट की थी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वो एक बहुत छोटी सी यूनिट है और उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो चैप्टर 8 एनसीईआरटी का ये चैप्टर 8 है और ये अपने बोर्ड में 4 मार्क्स की, ठीक है। बहुत छोटी यूनिट है। आमतौर पे होता क्या है कि जिसको पास होना होता है, मतलब जो पास होने के ट्राई करते हैं वो इस यूनिट को छोड़ जाते हैं, और जबकि ये सबसे आसान यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। इसमें से नंबर पूरे लेना तो बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, ठीक है। तो अब की बार सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो इसकी मार इस चैप्टर पे भी पड़ी है, ठीक है। पहले ही ये चैप्टर थोड़ा सा ही था, अब इसको और थोड़ा कर दिया है, ठीक है। और इसमें से जो टॉपिक हटाए हैं वो बता देता हूँ आपको। एक टॉपिक हटाया है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे तो, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अभी तक हम करंट पढ़ रहे थे, एडी करंट पढ़ रहे थे, एक नए तरह का करंट और आता है और उस करंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये टॉपिक हम इस YouTube वीडियो पे तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपकी जूम ऐप पे, ठीक है, मंडे को 9 बजे इस टॉपिक को हम वहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये टॉपिक सिलेबस के अंदर तो है नहीं, ठीक है। तो YouTube पे अपलोड करने में इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम वहाँ पे करवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक करना है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसी से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं मंडे को, ठीक है, अगर आपको करना है तो, ठीक है। बाकी हम YouTube वीडियो पे हम ये नहीं करेंगे टॉपिक, ठीक है। हम किस पे करेंगे, ये जूम ऐप पे करेंगे मंडे को, ठीक है। तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। क्या क्या? एक तो हमें ईएम वेव्स के बारे में पढ़ना है कि वेव्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, और एक हमें पढ़ना है ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है, ठीक है। तो लगभग 5 वीडियो के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। है बहुत छोटी सी यूनिट है, तो है भी आसान, ठीक है। बाकी इसका बहुत छोटा रूप यहाँ पे दे रखा है। अगर आप बहुत डिस्क्राइब रूप में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बीएससी में पढ़ पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की एक पूरी बुक है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही हम पढ़ रहे होंगे +2 के अंदर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की ये यूनिट ईएम वेव्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो क्या है, ये अपनी इस एनसीईआरटी का पहला पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। मींस एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक नई चीज पढ़ेंगे जो यहीं से जनरेट होती है, लाइट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में अगली 5 यूनिट में, लेकिन अब तो 4 यूनिट ही कर दी हैं। और देखो पहली 5 यूनिट में इतना असर नहीं पड़ा है टॉपिक्स का, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिट्स थी, ठीक है। लेकिन अगली जो 4 यूनिट है उसमें काफ़ी असर पड़ा है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हटाई गई हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं, हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। देखो
ध्यान से सुनो, पहली यूनिट में हमने पढ़ा था कि कोई स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक, वो क्या प्रोड्यूस करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा था ना हमने पहली यूनिट में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बस बहुत आसान काम है, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, कोई मूविंग चार्ज है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? करंट, ठीक है। कोई स्टेडी करंट है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और चौथी जो लास्ट यूनिट हमने पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था हमने? कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा था, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? बताइए मुझे आप। फैराडे ने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएगा और एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, इसको मैं लिख देता हूं एक बार, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा था ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will also create magnetic field. Time varying electric field also create magnetic field. ये चीज इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुना अब क्या है इसमें, तो ये 4 यूनिट हम पढ़ चुके हैं। तो लास्ट टाइम फैराडे ने क्या सोचा? फैराडे ने ये बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करें ना, तो एक करंट बन जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बन जाता है और उस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी टाइम के साथ चेंज होके ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और इसी चीज को उसने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी चीज को नाम क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है अभी के लिए तो, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो भी क्या क्रिएट कर देती है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला वो सुनिए। वहां से कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में ठीक है एक रिलेशन आया हमारे पास कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां से क्या बताया कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। ये डिस्टरबेंस वो नहीं है कि जैसे आवाज यूज करती है, वो डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। ये डिस्टरबेंस ये है कि दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो दोनों ही एक वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहां से हम ये सोच पाते हैं कि ये दोनों जब टाइम के साथ चलेंगे ना, तो एक वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उस वेव को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है अभी। अच्छा, उसके बाद हम 11th क्लास में, अब 11th क्लास की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं। देखो बहुत अच्छी क्लास है, आप बस थोड़ा सा अच्छी तरह देखिए इनको, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जगह जगह ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, एक जगह ही ध्यान रख लो बस, ठीक है। कहते हैं ना कि 3-4 नावों में सवार होंगे तो आप डूब जाएंगे, कहीं ना कहीं आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। एक ही जगह ध्यान रखो आप, बहुत अच्छी चीज चल रही है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे फालतू और कोई चीज आपको बता भी पाएगा, ठीक है। अब सुनिए आप इसमें आगे, हाँ मैं बता रहा था आपको, मैं 11th क्लास की तरफ लेके चलता हूँ एक बार। 11th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी क्या?
वेव दो तरह की होती है, ठीक है। 11th क्लास में हम सारी बेसिकली जो वेव पढ़ रहे थे ना, वो पूरी की पूरी कैसी वेव पढ़ रहे थे, मैकेनिकल, ठीक है। आप देख लेना कभी। और मैकेनिकल वेव की एक प्रॉपर्टी थी कि वो हमेशा एक मीडियम के अंदर चलती है, एक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तो ये नहीं बताया गया। एक साइंटिस्ट आए माइकलसन एंड मोर्ले, ये नाम शायद आपको मिले भी नहीं क्योंकि थोड़ा सा हायर फिजिक्स में आता है, बीएससी वाली में। उन्होंने इस ईएम वेव को प्रोड्यूस किया ना, जब उन्होंने ये बताया कि इस वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वेव जो चलती है ना वो किसके अंदर चल सकती है, वैक्यूम के अंदर चलती है, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम की स्पेलिंग आती है ना आप सभी को, VAC, डबल यू आता है यहाँ पे, कभी आप सोचो डबल सी आता हो, डबल सी नहीं आता, ठीक है, डबल यू आता है, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो किसके अंदर चलती है, नो मटेरियल मीडियम, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, और वो बिल्कुल सीधे अपने पास ऐसे चलती है कि कोई मीडियम उसके पास काम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रिडिक्शन ये हुआ, हार्ज ने प्रिडिक्शन किया कि जो लाइट होती है, लाइट, ठीक है, वो भी जब अपने पास आती है ना तो उसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम से ही अपने पास ट्रेवल करती है, ठीक है। तो उसके बाद ये पता चला कि जो लाइट होती है ना, वो लाइट अपने आप में एक ईएम वेव होती है, लाइट भी अपने आप में क्या होती है, एक ईएम वेव, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं ईएम वेव से, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखो, एक चीज और सुनो। उसके बाद मैक्सवेल ने इतना अच्छा काम किया, देखो आप 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे दो चीजें, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मतलब दो ही चीजों पे 11th की फिजिक्स टिकी हुई है, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे और एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, बस, ठीक है। इसी तरह मैक्सवेल ने भी इन पांचों यूनिट को समेट के 4 इक्वेशन बनाई, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, वो भी सिलेबस में ही है, अब जो मैप पे वो बता देंगे आपको। वो 4 इक्वेशन क्या क्या बनाई, पहली यूनिट को देख के बनाई गॉस लॉ, तीसरी यूनिट को देख के बनाई मैग्नेटिक, मतलब गॉस लाइन मैग्नेटिज्म, तीसरी यूनिट को फैराडे की, और चौथा यही आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट है ना, बस सारी की सारी इन 4 टर्म्स के अंदर ही है, बस इन 4 इक्वेशन के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ईएम वेव्स, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हैं तो आप टॉपिक नंबर आ जाइए 8.13 पे, आप देखेंगे ये छोटा सा चैप्टर है 8.3 पे, 8.3 पे, ठीक है। अच्छा, ये चीजें आप मतलब आप थोड़ा ध्यान समझिए, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें आपको जो हेल्प बुक है ना उसमें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इनकी एक एक लाइन में इतनी मतलब एक अनोखी चीज देखने को मिलती है आपको कि एक अलग ही इंटरेस्ट लेवल क्रिएट होता है आपका, आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले अब जो कुछ एक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी वो ध्यान से सुनते रहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, पहली चीज तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, दीज आर द sinusoidal variation in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other, ठीक है, as well as perpendicular to the direction of wave propagation, ठीक है, as well as direction of the wave propagation, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत देर के बाद बनती है वैसे तो, ठीक है, पहले हम सीखना यही चाहते हैं कि एक्चुअल में ईएम वेव का सोर्स क्या होता है।
अब अगर आपके पास बुक है तो आप 8.3 या आप कोई भी हेल्प बुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले लिखा है मैंने बस। सबसे पहले आप आइए, ये पॉइंट पढ़ लेना थोड़े थोड़े, ठीक है, ताकि आपको पता रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट अभी आएंगे, ठीक है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वेव जनरेट होती है, तब ये डेफिनेशन बनती है, ठीक है। पहली बात तो आप ध्यान रखना, ठीक है। आप मेरी तरह ही लेके चलें और जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप थोड़ा सा रिटर्न में लिखते रहिए। कुछ एक यूज़ आप बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। सोर्स ऑफ ईएम वेव, पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आखिर सोर्स क्या है, कि मतलब कहां से ये वेव बनती है। तो सुनिए, कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको आप एक्सेलरेट कर दें, एक्सेलरेट, ये क्वेश्चन काफी बार आता भी है, बहुत ज्यादा बार आया है ये। कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर आप उसको एक्सेलरेट कर दें, ठीक है, तो वो अपने अंदर से एक ईएम वेव निकाल देता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पहली बात क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव, कि ईएम वेव जनरेट कहां से होती है। तो आप क्या बताएंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, या इसका एग्जांपल होता है ऑक्सीलेटिंग चार्ज, चार्ज को आप ऑक्सीलेट करते हो बस। ऐसा क्यों होता है वो भी सुनो आप, ठीक है, लेकिन बाकी आपको तो ये याद ही करना है ऐसा क्यों होता है वो भी सुनो। देखो, जब आप ये चार्ज स्टैटिक चार्ज था, मान लेते आपने इसमें एक्सेलरेशन नहीं दी, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट कर पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाएगा नहीं। जैसे आप इसको एक्सेलरेशन दे देंगे तो इसके अंदर अपने आप क्या क्रिएट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ हो जाएगा, नहीं बताओ मुझे आप, होगा ना। तो इसीलिए हमने क्या देखा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो सोर्स ऑफ क्या होता है, ईएम, मतलब एक ईएम वेव का क्या होता है, सोर्स होता है। समझ में आई ये चीज, पहली चीज, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। अब ठीक है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल, क्लियर ये चीज। उसके बाद अब आगे देखिए आप, अगर थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, सुनिए। एक सेकंड रुको, ये फंक्शन खराब हो गया। देख पा रहे हो ना आप सभी, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज पढ़ के दिखाता हूँ। अगर एनसीईआरटी की बुक में अगर आप हैं तो आप देखो 8.3 पेज आप निकालिए, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले लिखा मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, सोर्स ऑफ ईएम, है ना, दिख गया ना आपको। अब देखिए, इसको पढ़ के देखने के बाद बहुत अच्छी चीज है, काफी चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें। देखो, अगर इसकी लाइन में पढ़ूं, हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, अगर किसी के पास बुक नहीं है ना तो आप सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड, नाइदर स्टेशनरी चार्ज नोर इन स्टेडी करंट्स कैन बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आ गया बात, ना तो स्टेशनरी चार्ज कर सकता है ना ही स्टेडी करंट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेडी करंट मैग्नेटिक फील्ड फैलाता है और स्टेशनरी चार्ज क्या फैलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। Can be the source of EM. The former produce an electrostatic field while the latter produce magnetic field. How do not vary with time. समझ गए ना, क्योंकि दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। It is an important result of Maxwell theory. Maxwell ने एक थ्योरी दी, उसमें क्या बताया, the accelerated charge particle radiate EM wave. कि accelerated जो चार्ज पार्टिकल होंगे ना, उसके अंदर से क्या निकलेंगी, EM wave, ठीक है। The proof of this basic result is beyond to the scope of this book. अब ये देखो, ये लाइन क्या कर रखी है, ये कर रखा है। अब इसका प्रूफ है ना, प्रूफ, इसका बेसिक रिजल्ट, ठीक है, वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, इस बुक से मतलब बहुत ऊपर है, ठीक है। मतलब इस बुक में सिर्फ आपको ये याद करना है, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी डिटेल मिलेगी अच्छी तरह से। तो कंसीडर ए चार्ज ऑक्सीलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी,
ये क्या रखा है, ये चार्ज है ना ऑक्सीलेट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीलेटिंग चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। दिस प्रोड्यूस एन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस विच प्रोड्यूस एन ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी फैला रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी फैला रहा है अपने आप आसपास, ठीक है। इन ए सोर्स ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट टू ए वेव। ये क्या रखा है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही चलेंगे ना, तो ये क्या करेंगे कि वेव प्रोपेगेट कर देंगे स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर मैंने अभी बताया था आपको, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। अब अगली बात, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको प्रदीप की बुक्स में, ये मतलब हेल्प बुक में बहुत कम चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। इसमें एक एक लाइन में आपको देखो, अब अगला जो पैराग्राफ है ये आपको बहुत रेयरली ही किसी को पता होती हैं ये चीजें, ठीक है। मतलब बहुत जो अच्छे पढ़ाने वाले होते हैं या अच्छे अच्छे स्कूलों में जो कि बुक्स यूज करते हैं एनसीईआरटी की, वहां ये चीजें बताते हैं। देखो क्या कर रखा है अगली लाइन में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव नेचुरली इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द चार्ज। The energy associated with the propagating waves comes at the expense of energy of the source, the accelerated charge। अब ये देखो क्या कह रखा है, बहुत अच्छी चीज कह रखी है, सुनो अब इस चीज को क्या कह रखा है। इसमें ये कह रखा है कि इस सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकली है ना, फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी ईएम वेव की होती है, ठीक है। मतलब जो सोर्स से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो की वो फ्रीक्वेंसी किसकी मिलेगी आपको, ईएम वेव की। दूसरी बात, जब ये वेव निकलती है तो ये अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करती है, करती भी है, बिल्कुल करती है भाई, ठीक है। मतलब कोई चीज जब चलती है तो अपनी एनर्जी क्या करती है, रेडिएट करती है। कभी आपने, कभी बताता हूं आपको, एटम पढ़ा है, एटम एटम न्यूक्लियस पढ़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड थ्योरी फेल क्यों हुई थी, रदरफोर्ड थ्योरी वो इसीलिए तो फेल हुई थी कि उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहा था ना वो अपनी एनर्जी परमानेंट रेडिएट कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। इसी थ्योरी को ठीक करने के लिए बोर थ्योरी आई थी, लेकिन यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे लास्ट से सेकंड लास्ट मिनट में, ठीक है। तो कोई चीज जब चलेगी उसके अंदर से एनर्जी भी रेडिएट होगी, ठीक है। तो ये लाइन लिख रखी है। अब अगली लाइन, अगला पैराग्राफ और पढ़ते हैं। From the preceding discussion, it might appear easy to test the prediction of light is in EM wave। अब ये बहुत आसान हो गया, स्पेस के अंदर जब लाइट चल रही है तो लाइट है ना वो एक EM वेव की तरह है। We might think that all we need to do was to set up an AC circuit in which current oscillate at the frequency of visible light, says yellow light, but this is not possible। अब देखो क्या चीजें चलेंगे, ये कहा गया है इसमें कि यहां से ना हम क्या कर रहे हैं, अब यहां से हम ये कर रहे हैं कि इस ईएम वेव को हम देखना चाहते हैं। किस तरह देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं कि वैक्यूम के अंदर जो होता है ना, तो लाइट हमें दिखनी चाहिए ईएम वेव के रूप में, ठीक है। लेकिन हम कोई एसी सर्किट लगाएंगे, एसी सोर्स से हम विजिबल लाइट नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं, अब इसका रीजन देखो क्या है। बट alas, this is not possible because the frequency of yellow light is about 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इतनी होती है, ठीक है। while the frequency that we even the modern electronic circuit is hardly about 10⁻11 हर्ट्ज। ओके, देखो कितने चलेंगे। ये कहा गया है इसमें कि अब तक जो इस धरती पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बने हैं ना, केवल और केवल उनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻11 हर्ट्ज तक ही बन पाई है, ठीक है। इसी का ये क्वेश्चन काफी बार आ भी सकता है, मतलब आया तो नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि एसी सोर्स पे हम क्यों नहीं मेजर कर सकते, तो पूछ लें आपसे कोई भी चीज, ठीक है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस बने हैं सारे कितनी फ्रीक्वेंसी बने इतने, अब येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी है। तो इस फ्रीक्वेंसी में हम क्या ईएम वेव को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये बताया कि ये फ्रीक्वेंसी पे एक और वेव जनरेट होती है और उस वेव का नाम है रेडियो वेव, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ, This is why the experimental demonstration of electromagnetic wave had to come of the low frequency region। और इसके ब्रैकेट में ले रखा है रेडियो वेव रीजन, ठीक है, रेडियो वेव रीजन। और ये किसने प्रूव कर रखा है, हॉर्ज एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। हॉर्ज ने 1887 में इसको प्रूव किया था कि रेडियो वेव से हम क्या निकाल सकते हैं, ईएम वेव निकाल सकते हैं। तो विजिबल लाइट में कभी ईएम वेव नहीं दिखती है, ठीक है। उसके बाद तो फिर यही कर रखा है कि हर सक्सेसफुली वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद इतनी अच्छी लाइन्स नहीं है, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये तो यही कर रखा है कितने रेंज में इसमें देखा, ठीक है। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आया, सोर्स वाला अच्छी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है।
अब सोर्स में एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये करके चले जाते हैं, ये भाई एक्सेलरेटरी चार्ज पार्टिकल्स का होता है, ठीक है। अब किसी ने पूछ लिया आपको फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी रेडिएशन का क्या फर्क पड़ता है, ये आपको प्रदीप की बुक नहीं मिलेंगे इतने चीज़ें, ठीक, डिफाइन करके आपको पता चल जाएगी इसी सोर्स पे विजिबल लाइट क्यों दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो देखो हेल्प आप प्रदीप की बुक को ले लो, लेकिन एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ो, ताकि देखो एनसीईआरटी बुक पढ़ने का फायदा ये है कि आपके 100/100 आ सकते हैं। प्रदीप की बुक आप पढ़ोगे तो आप 90 के क्रॉस ऐसे रहेंगे, मतलब आप पूरी तरह से पढ़ भी लेंगे तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आना है। हर सिलेबस का पेपर ही यही है, एनसीईआरटी ही है, ठीक है। आईआईटी हो, पीएमटी हो, आप कहीं कहीं भी देख लेना, उसका जो लॉजिक होता है ना, मेन लॉजिक जो मेन सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ होता है एनसीईआरटी, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बात, क्योंकि पिछली बार मैंने इतनी एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी मैं हर चीज़ बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा मेहनत करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत बहुत कम करते हैं, तो आप अच्छी तरह हर चीज़ को लिखें, नोट करें, याद रखें, ठीक है। तो कल हम बढ़ेंगे इसके अगले पार्ट पे, अभी बहुत सारे पार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं खत्म हो गया, ठीक है, बस आप साथ साथ काम करते रहिए, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी। मैं अगला काम अपना रहेगा नेचर, और नेचर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ईएम वेव का नेचर कैसा होता है, तो शायद इसमें दो से तीन वीडियो दो वीडियो लग जाएंगी, ठीक है। तो कल का काम हम करेंगे नेचर पे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। तो आज के लिए केवल इतना ही है।